ओके जी, एज जस्ट आई टाइप्ड इन द विंडो, जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर मैंने लिखा था लेट्स रिवाइज और लेट्स रिकॉल व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. Okay, I need everyone to be attentive. First of all, I would like to ask any of you about different types of obesity, the major types, जो physical appearance से पता लग सकती हैं आपको. जी, what comes to your mind? Apple shaped and pear shaped. Okay, what is apple shaped? जी, एप्पल शेप को थोड़ा सा बताएंगे, 1 or 2 words में या शॉर्ट सेंटेंस. ठीक है, अबव. ठीक है, ठीक है. ओके. और पियर शेप्ड. जी, वेरी गुड. पियर शेप के बारे में क्या ख्याल है? नॉट लोअर लिम्ब, हाँ लोअर लिम्ब भी हो सकती है, बट बेसिकली हिप एंड थाई एरिया, राइट? जी, वेरी गुड. विच वन इज डेंजरस, मोर डेंजरस? जी, विच टाइप? ओके, वाई एप्पल शेप्ड? अदर डिजीजेज सच एज? जी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के ऊपर होती है ना, फैट डिस्ट्रीब्यूशन. एंड there's more chances कि वहाँ से it can go to various vital organs. ठीक है, जो फैट कंपोनेंट है आपकी जनरल सर्कुलेशन, या जो आपके खास तौर पे वाइटल ऑर्गन्स की सर्कुलेशन है, उस तक रीच ज़्यादा उसके लिए आसान होती है इन कंपैरिजन टू द वन जो कि बिलो द वेस्ट लाइन है. ठीक है, आपके जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर पियर शेप्ड है, उसकी एक्सेस कम होगी अगर वहाँ ज़्यादा फैट है. ठीक है, वो एक तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी होगा, ठीक है, उसकी डिस्टेंस भी आ जाएगा ज़्यादा. मगर हाँ, इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ऑल द वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, पोर्टल्स जो आपका वो है सिस्टम सारा, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन उसके अंदर इजीली एक्सेसिबल है. ठीक है, इट कैन इजीली रीच टू हार्ट, लिवर, किडनीज. ठीक है, इट कैन अफेक्ट पैंक्रियास, डायबिटीज़ हो सकती है. सही है. ओके जी, एक और तरह की भी आपको टाइप्स बताई थी. लेट मी डिस्प्ले द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू. इसको थोड़ा सा एक दफ़ा हल्की सी नज़र दोबारा से, जस्ट अ ब्रीफ पॉइंट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से. ठीक है, फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस. एक्सोजेनस ओबेसिटी इज सिंपली द ओबेसिटी, द अमाउंट ऑफ फूड यू consume on daily basis, and the less physical activity. Both of these factors play a role. ठीक है, और एंडोजिनस के अंदर एंडोक्राइनल आ सकती है, आपके हार्मोन्स डिपेंडेंट हो सकती है, और मेटाबॉलिक हो सकती है, जिसका फॉर एग्जांपल डायबिटीज वन ऑफ द एग्जांपल द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. पैथोलॉजिकल के अंदर अगर आप उसकी पर्टिकुलर एडिपोसाइट की बात करें तो hypertrophic and hyperplastic, these are two terms that are associated with the adipocyte or a fat cell, जिसके अंदर जाके फैट स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर. हाइपरट्रोफिक का मतलब सिंपली क्या होता है, कहीं भी, आई मीन नॉट इन दिस केस ओनली, हाइपरट्रोफिक का टर्म, हाइपरट्रोफी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा इंक्रीज इन सेल साइज. और हाइपर प्लास्टिक या हाइपर प्लास्टिसिटी अगर कहीं भी पढ़ेंगे, आगे पैथोलॉजी में भी काफ़ी दफ़ा ये टर्म आएगी चल के अगले अगले सालों में. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आएंगे इनफैक्ट. तो उसका पता होना चाहिए आपको, इट इज़ इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, हमने जो शुरू में बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसको रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगी, फिर आप सिग्नलिंग भी पढ़ोगे प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में या इसके लेक्चर के आखिर में, वो आपको पता होना चाहिए ये नंबर बढ़ रहा है और इसका साइज बढ़ रहा है. और आपकी जब बीएमआई के बारे में आज पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ख़ास लेवल की बीएमआई तो आपकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, मगर उस बीएमआई से अगर आप एक्सीड कर जाते हो तो दे आर वेरी मोर एंड मोर हेल्थ रिस्क. ओके, एक इसको टू कट इट शॉर्ट, इसको देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. ठीक है, यू कैन सी 4 एडिपोसाइट्स, द स्मॉलर साइज्ड 4 एडिपोसाइट्स.
मॉडेस्ट या माइल्ड वेट गेन हुआ है, इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ, तो शुरू में क्या चेंज आएगी, हाइपरट्रोफिक चेंज होगी। ये दीज स्मॉल साइज एडिपोसाइट्स विल बी विल गेन देयर साइज, ठीक है, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद हाइपरट्रोफिक कहलाएंगे, राइट। लुक एट द नंबर 4 हेयर, ठीक है। मगर जो ही और ज़्यादा वेट गेन करना शुरू कर देते हो आप, ठीक है, तो होता क्या है, इनकी कैपेसिटी ओवरफिल हो गई होती है, ठीक है, द मैक्सिमम कैपेसिटी हैज़ बिन रीच्ड। इस ठीक है, इसके बाद तो ये फट ही सकते हैं, राइट। सो क्या होता है, आपकी नेचर हैज़ गिवन यू द सिस्टम जिसके तहत प्री एडिपोसाइट्स की रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, और उनकी प्रोलिफरेशन होगी टू फॉर्म न्यू एडिपोसाइट्स। पहले प्री एडिपोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होगी, वो बनेंगे, ठीक है, इकट्ठे होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑलरेडी आपका स्टोर्ड पूल है एडिपोसाइट्स का, उनको ज्वाइन करके, ये यू कैन सी है, वो नाउ जस्ट काउंट द नंबर, इन द बिगिनिंग इट वाज 4 एंड नाउ दीज आर 6, ठीक है। और एक और बात की थी कि माइल्ड वेट गेन इतना हार्मफुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले अगर कोई, तो फिर उसके ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए कि इट्स नॉट ईजी टू रिड्यूस द नंबर, ठीक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 years, जो रिसर्च के बाद साबित हुआ। पहले एक ज़माने में यही सोचा जाता था, जब रिसर्च इतनी एक्सटेंसिव नहीं हुई थी, उस टाइम पे यही पता था ह्यूमन माइंड को कि एक दफ़ा जो सेल बन गया वो ख़त्म नहीं हो सकता। मगर अनलाइक द प्रीवियस बिलीफ, जो न्यू रिसर्च है उसके मुताबिक 10 साल लगते हैं रिप्लेस करते करते, ठीक है। सो थिंक ट्वाइस, थ्राइस और इवन मोर टाइम्स बिफोर गेटिंग फैट, ठीक है। सो द नंबर आपका जो बढ़ जाता है डिपोसाइट्स का, वो 10 साल तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है, अनटिल अनलेस कि आप उसको रिड्यूस करो और 10 साल तक रिड्यूस कर ही रखो, फिर वो नंबर जाएगा और वो वापस, फॉर एग्जांपल हम डायग्राम की बात करें तो इसके लिहाज से 4 वापस आएगा, ठीक है जी, ओके ओके। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, एक्सोजेनस, ओवरफीडिंग या लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये दो फैक्टर्स ही हो सकते हैं। या आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल से ज़्यादा खा रहे हैं बट आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ एक्सोजेनस ओबेसिटी। अगर आप एंडोजेनस ओबेसिटी की बात करें तो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स सच एज एंडोक्राइनल, मेटाबॉलिक और हाइपोथैलेमिक लीजन। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं आपके हाइपोथैलेमस और हायर ब्रेन में बनते हैं, राइट, ठीक है, ये हायर ब्रेन फंक्शन है ना, सही है। और वो रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो आगे से स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू पे जाके, वहां से जाके वो पर्टिकुलर जिस चीज का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज फॉर्म्ड इन द ब्रेन, ठीक है, और वहां से निकल के थायराइड ग्लैंड के ऊपर आएगा और वहां आके वहां T4 की सिक्रीशन करवाएगा, जो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन कराएगा। तो इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, तो जो स्टिमुलेशन वाला फैक्टर है, सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन होता है, फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, तो ज़ाहिर है इट विल बी इफेक्टेड एंड अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। पैथोलॉजिकली अगेन द सेम थिंग, हम इसको थ्योरी में देख रहे हैं, पहले हमने डायग्रामेटिकली इसको देखा है। बेसिकली क्या होता है, हाइपरप्लास्टिक, पहले इधर यूज होगी टर्म, इट्स बेसिकली इंक्रीज इन एडिपोज सेल नंबर। एडिपोज इधर लिखा हुआ है क्योंकि हम ओबेसिटी पढ़ रहे हैं। अगर हाइपरप्लास्टिक कहीं भी चेंज बताई जाती है आपको किसी भी सेल की, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सेल का नंबर बढ़ गया, ठीक है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल। नंबर बढ़ रहा है, आई मीन नंबर तो कहीं भी बढ़ सकता है, राइट, सेंट्रल ओबेसिटी भी आ सकती है और पेरिफेरल भी आ सकती है, ठीक है। हाइपरट्रोफिक टाइप जो एडल्ट ऑनसेट टाइप होती है, बिकॉज दो फैक्टर्स हैं, एक तो जो आप बड़े हो जाते हो, ज़्यादा आपकी एज होना शुरू हो जाती है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू ऑफिस जॉब्स या ऐसा काम करना होता है जो बैठ के करने वाला होता है, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ऐसा सब कुछ बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो टाइप है हाइपरट्रोफिक टाइप, ये प्रीडोमिनेट करती है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ओबेसिटी, इन द माइल्ड या मॉडेस्ट ओबेसिटी, ठीक है। और जो शुरू में फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सेंट्रल होती है, ठीक है, मिडिल एज के अंदर जो नॉर्मली आप देखते हैं, ठीक
ठीक है, हल्का सा पेट निकला होता है, राइट? ठीक है, जो एब्डोमिनल फैट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो वो ये हाइपरट्रोफिक टाइप होती है। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, काफ़ी ढेर सारे कॉजेज हैं, काफ़ी ढेर सारे एक एक समझ लो आप, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि देखने की ज़रूरत पड़ती है आपको जब कभी आप ओबेसिटी को ट्रीट करने जाओगे या उसको एज अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़ बनाओगे, तो आपको इन सारे फैक्टर्स को जेन में रखना है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कल हमने बात की थी कि जीन्स डू हैव अ रोल टू प्ले हेयर। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं उसकी जाएंगे, बस यू शुड नो कि जेनेटिक फैक्टर भी है उसमें। सिंपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो आप पेशेंट से पूछते हो कि व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेंड इन योर फैमिली। ठीक है, आपके इमीडिएट ब्लड रिलेशंस लाइक फादर मदर सिबलिंग्स, इनकी हिस्ट्री आप लेते हो। ठीक है, अगर तो पूरा खानदान माशाल्लाह हेल्दी है, ठीक है, खाते पीते घराने से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब जेनेटिक्स आर प्लेइंग अ रोल। ठीक है, और अगर 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 फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मैं अकेला ही हूँ, तो फिर यू नीड टू कंसिडर अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, सोशलाइजेशन, ठीक है, एज सेक्स रेस, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? ठीक है, एक मजदूर टाइप आदमी है तो जाहिर है उसकी फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल कैलोरी बर्न आउट कितना ज़्यादा होता है पर डे के लिहाज से कि वो जितना भी खाएगा वो सबका सब वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू like anyone who is not involved in any physical activity. ठीक है, rather he spends time indoors while sitting around or lying down. ठीक है, और या अगर वो ऑफिस वर्क कर रहा है या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मिनिमल सा फिजिकल वर्कआउट करते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे कीप देमसेल्व्स इन द क्लासेस। ठीक है, और वहाँ से जाके हॉस्टल के कमरे में अपने घर में बस बैठ के, ठीक है, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर्स। ठीक है, कल्चरल भी हो सकता है, अगेन खाने पीने के तरीके सही है। कुछ जगह के ऊपर बहुत सिंपल डाइट्स यूज़ की जाती हैं, और कुछ किसी किसी कल्चर के अंदर, आई मीन वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर को कंपेयर करें तो वहाँ ज़्यादा आपको जंक फूड यूज़ होता है, तो ज़ाहिर ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इमोशनल साइकोलॉजिकल, कल बात हो रही थी, डिप्रेशन की बात हो रही थी, तो सम स्टूडेंट रोट हेयर इन द चैट बॉक्स के डिप्रेशन से वेट लॉस हो जाता है। तो डिप्रेशन से वेट लॉस भी हो सकता है और डिप्रेशन से वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है, आप परसीव कैसे करती है आपकी बॉडी उस डिप्रेशन को और रिएक्ट कैसे करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जस्ट लाइक एक और डिप्रेशन का फीचर होता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है और एक्सेसिव स्लीपिंग भी हो सकती है। ये डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परसीव दैट फैक्टर एंड हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट। ठीक है, सो ये फैक्टर्स हो सकते हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। गर्मियों वाले मौसम में जो लोग रहते हैं, ठीक है, दे यूजुअली स्वेट। ठीक है, और अगर बैकवर्ड एरियाज की बात करें तो दे डू नॉट स्टे होम। ठीक है, वो काम करने जाते हैं बाहर, और वो उनकी फिजिकल बर्नआउट भी ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, और गर्मियों में भूख भी ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं लगती है इन कंपैरिजन टू सर्दियाँ, राइट? विंटर्स के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो तेज़ हुआ होता है बॉडी का, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खा रहे होते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे ख़ास किस्म के फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इस तरह की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो कि हाई कैलोरी फूड होते हैं। सही है जी, यू आर राइट हसन, यू आर राइट। सम पीपल eat too much and some people eat too less और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो मिक्सचर मिलेगा आपको जब आप जब क्लिनिक्स में जाओगे आगे, साइकेट्री जब पढ़ोगे फोर्थ या फाइनल ईयर में, उसमें आप डिप्रेशन के केसेस को देखोगे, तो उसके अंदर आपको आपको मिक्स हिस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो सो एक क्राइटेरियाज हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के, उनके ऊपर अगर पूरा उतरता है वो, तो आप फिर डिप्रेशन लेबल करते हो। जी जी जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टी फैक्टोरियल है।
ठीक है, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हमने बात कर ली। अगर फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे, ओवर ईटिंग आ गई, प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉज आपने अक्सर नोट वेट, ठीक है, उनका भी हार्मोनल जो जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से नॉर्मल इंडिविजुअल से जो प्रेग्नेंट नहीं है उस फीमेल की बात करेंगे और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी बात करेंगे, आपस में अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका हार्मोनल लेवल सेम नहीं होता। ठीक है, सो कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, और उसमें वेट गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, अगेन द सेम स्टोरी, देयर इज अब्रप्ट चेंज इन द हार्मोनल स्टेटस ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबे टाइम के लिए अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ की जाएं तो वो भी वेट गेन करती हैं। इन द बिगिनिंग जब हम होते थे अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते थे आज से काफ़ी साल पहले, उस टाइम के ऊपर वेट गेन आया। फिर जब दुनिया की आबादी बढ़ना शुरू हुई और WHO और ये जिस तरह भी बड़े बड़े इदारे हैं, फिर एकदम से एक इसका आ गया कि जी ये वेट गेन नहीं करती। ठीक है, मगर इन रियल ग्राउंड्स जो आप देखते हैं डॉक्टर सारे लोग, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे यूजली प्रोलॉन्ग पीरियड्स जो कि काफ़ी मंथ्स के लिए जिनको आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने होते हैं उनका वेट गेन होता है। ठीक है, मतलब आप रियल ग्राउंड्स में देखते हो उसको। ठीक है, तो सम लिटरेचर विल से कि जी वेट गेन को मेंशन ही नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो एक पॉइंट ऐसा है कि जी अगर आप पहले से ही कह देंगे किसी को कि वेट गेन होना है तो वैसे भी फीमेल्स ने खानी है तो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर वेट, तो वो खाएंगी नहीं। ठीक है, सो वेट गेन होता है अगर इफ इट इज यूज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, मेटाबॉलिक में हाइपरलिपिडेमिक स्टेट्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ सारा, ये हाइपोथैलेमिक इंजरीज जिस हमने पहले बात कर ली, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह। ठीक है जी, डिजीजेस लिंक टू ओबेसिटी, एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट को शो करने का मकसद है ताकि इसको इतना लाइट ना लें। ठीक है, लाइट इन द सेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पढ़ लोगे इसको और कर भी जाओगे, मगर सारी जिंदगी ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हैविंग वेरिएबल BMIs। उसके अंदर ओबीज भी आएंगे आपके पास, उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, एक बिल्कुल नॉर्मल सा नॉर्मल वेट एडल्ट आता है आपके पास एक प्रॉब्लम लेके, ठीक है, यू गो वेरी सिंपल स्ट्रेट विद हिम। ठीक है, और अगर आप ओबीज पेशेंट को डील कर रहे हैं उसके साथ जो इर्द गिर्द ढेर सारे और मसले इकट्ठे होते हैं, तो यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, और आपको पता होता है कि आप ओबेसिटी को भी रिड्यूस करवाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उस पेशेंट के लिए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो जो लिंक्ड होती हैं ओबेसिटी से डिजीज़ जिनका ताल्लुक है, अगर आप ओबीज़ हैं तो ये डिजीज़ हो सकती हैं किसी भी ओबीज़ इंडिविजुअल्स के अंदर और जल्दी हो जाती हैं यूजली। ठीक है, आई मीन डायबिटीज़ टाइप 2 की अगर बात करें तो पहले एक ज़माने में 40 प्लस 45-50 पे जाके, राइट, नाउ यू कैन आई मीन मोस्ट ऑफन यू सी 25-30 की एज के अंदर नाउ डायबिटीज। 10-15 साल पहले हो गया ना, ईटिंग हैबिट्स और ओबेसिटी एंड एवरीथिंग। ओके, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस आर लिंक्ड विद ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इज लिंक्ड विद ओबेसिटी। हाइपरटेंशन हो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक। आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, आपको एक बात बताई थी बोन्स की तो प्रोटेक्टिव फैट उसको प्रोटेक्शन कर देता है, आप ट्रॉमा वगैरह में अगर कभी हो तो आपकी हड्डी नहीं टूटती। ठीक है, या बच जाती है काफ़ी, उसका उतना बुरा हाल नहीं होता जितना किसी थिन लीन का होता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव फैट पैड अराउंड द बोन बीनीथ द स्किन। और मगर ये कि जॉइंट्स के ऊपर जो है जितना जुल्म हो रहा होता है ज़्यादा वेट का, ठीक है, आई मीन आपने कभी व्हीकल को देखा है उसके उसके जो ये जितने भी ये व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर उनकी डिग्गी वगैरह खोलो अगर आप उनका ट्रंक वाला, तो उसके ऊपर वो मैक्सिमम कैपेसिटी वेट की लिखी होती है। ठीक है, तो जॉइंट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो गाड़ी के भी जॉइंट्स होते हैं, राइट, उसके ऊपर एक खास वेट डाल सकते हैं आप, और अगर उस खास वेट को एक्सीड करेंगे तो उसके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जॉइंट्स की बात करें तो सेम थिंग अप्लाइज कि अगर आपकी नेचर ने आपकी हाइट के मुताबिक आपके जॉइंट्स को बनाया है और एक ख़ास वेट उठाने के लिए बढ़ाया है, तो उस उन पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। तो आर्थराइटिस होगा सबसे पहले। ठीक है, जो 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 हैवी लोग हैं जो जो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। ठीक है,
और यूजुअली नी रिप्लेसमेंट्स भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जो लोग सारी ज़िंदगी काफ़ी वेट कैरी कर रहे होते हैं। ओके जी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, पेट में फुल आपके एब्डोमिनल फैट है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ओवरवेट है, ठीक है, उसका अपवर्ड प्रेशर आएगा, ठीक है, जब भी वो जो भी खाना खाएंगे इट विल प्रोड्यूस अ रिफ्लक्स, ठीक है। और होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ एसिड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन इनसाइड योर स्टमक। और गर्ड का एक जो मोस्ट कॉमन होता है, रात को सोते वक्त जो है आपको एक फीलिंग सी आती है, फीलिंग जो स्वेरिटी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग इन दीज पेशेंट। अच्छा, कैंसर से एसोसिएशन आई है ओबेसिटी के साथ। हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, फैट का जितना आपको सामने नजर आ रहा है, जाहिर है आपकी वेसल्स के अंदर भी उतना ही रन कर रहा है, राइट। सो आप जब भी उसका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करवाओगे तो देयर आर मोर चांसेस के यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर पेशेंट टू बी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक। एंडोक्राइन डिजीजेस, दे आर लिंक्ड विद ओबेसिटी, ठीक है, अगर किसी कोई ओबीज है तो उसके हाइपोथायराइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मैं let me read the statements which some students have written over here। जी, तो कोई पॉइंट रह ना जाए, फिर हम ये ना आगे चले जाएं और कोई अनअटेंडेड क्वेश्चन रह जाए। डिक्रीज द लेवल्स ऑफ इंसुलिन, ये पहले ठीक है। लिस्ट में इंक्लूड पेशेंट्स विद डिफिकल्टी इन फिजिकल फंक्शनिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। देखो, आई मीन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की अगर बात करें हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो दे कैन बी सो मैनी, ठीक है। एक बिल्कुल ओबीज पेशेंट नहीं है एंड ही सफरिंग फ्रॉम सम सीओपीडी, और सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो स्मोकर्स के अंदर बड़ी कॉमन होती है, या फिर आपकी स्मोकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके जितने बाहर पोल्यूशन है, ठीक है, आम जो गाड़ियों का या बसों का धुआं और इस तरह व्हीकल्स का धुआं, वो या आपकी जो इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्री है उसका धुआं, वो नज़र नहीं आ रहा होता, किधर तो नज़र भी आ रहा होता है, बट वो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे मुआशरे में, हमारे जहाँ मेन सिटीज़ के अंदर, कि वो सीओपीडी सिगरेट ना भी पीने वालों को हो जाती है, ठीक है। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो किसी वजह से भी हो सकती हैं, एस्थमा भी हो सकता है, फाइब्रोसिस भी हो सकती है, अगेन सीओपीडी भी हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। मगर ऑब्वियसली इन लोगों को सांस ज़ाहिर है जल्दी चढ़ जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जो ओबीज है, लेस फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल है, अगर कभी उसको को अपहिल चलो या स्टेयर्स क्लाइंब करो, और इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल वेट एडल्ट, तो अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो उसको सांस ज़्यादा जल्दी फूलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ही इज़ अनएबल टू कैरी हिज वेट अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, जी, गर्ड इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपका स्टमक के ऊपर जितना एसिड बना होता है, फॉर एग्जांपल यू somebody had a high fat meal diet or spicy food something like that, ठीक है, और उसके बाद जो एसिड बनता है आपकी स्टमक के अंदर, ठीक है, ऑब्वियसली सम ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, बाय मिक्सिंग विद द फूड, मगर ये ऐसे लोगों के अंदर वो स्टमक बेसिकली आपके अपर फूड पाइप के अंदर आ जाता है, मुंह में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, खास तौर के ऊपर रात को सोते वक्त, ठीक है। इसी वजह से जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइजेबल होता है कि वो डबल पिलो रख के सोएं, ठीक है। वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, कई दफ़ा वो चोक करने का चांस होता है, कई, और बहुत ज़्यादा मुंह में एसिड की फीलिंग आती है, ठीक है। सो इट्स वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग और स्टेट, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होती है। जी, जी, पेरिस्टाल्सिस भी इफेक्ट होती है उससे। जी, सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो अगेन मैं इसको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, यहाँ भी नॉट here to discuss in detail about the GERD or any other particular, जो कि हमारे टॉपिक के साथ है, तो ठीक है। बस आई मीन ऑल यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको इधर ये ओबेसिटी से एसोसिएटेड डिजीजेज अगर पूछ ली जाएं तो आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेंगे, इसको बहुत डिटेल में मेडिसिन में जाके, जब आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ये बहुत डिटेल में इसके सारे ड्रग्स बताए जाएंगे, इसके जेनेटिक्स बताई जाएंगी, ये सारा जो काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। सो
जी, जी। हाँ, इसका इसका पीसीओ हाँ, अगेन रिसर्च बेस्ड है। पीसीओ एस या पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिज़ीज़ जो होती है, ठीक है? अगर लिमिटेड टू ओवरीज़ है, सिर्फ़ वो फाइंडिंग आई है और बाकी सिम्पटोलॉजी नहीं आ रही बाकी बॉडी में, तो उसको आप डिज़ीज़ बोलते हैं। और अगर उसके अंदर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है और पिंपल्स निकल रहे हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है? और साथ बहुत ज़्यादा वेट भी गेन हो गया है, तो पीसीओएस बोलते हैं, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। इसके अंदर जो अलॉन्ग विद द थेरेपी जो आपकी ड्रग थेरेपी तो एज़ सच इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, मगर ऑब्वियसली एडजंक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो इस प्रोसेस को किसी हद तक स्लो करते हैं और मिक्स्ड हार्मोनल फॉर्मुलेशंस दी जाती हैं। मगर उसके साथ-साथ 50% तो उन्होंने काम करना होता है, 50% वेट रिडक्शन करवानी होती है आपने, ठीक है? So again, yes, it is associated with, it has a strong association with the PCOS as well. Okay जी, hypertension, hypertrophic cardiomyopathy, infertility is very common with obesity, both male and female. ठीक है, पीसीओ की फॉर्म के अंदर पीसीओ इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, ठीक है? इसके अलावा सिस्ट बन सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा उनके हार्मोनल डीरेंजमेंट्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फॉलिकुलर स्टिमुलेशन या उसका उसका प्रॉपर वो डिसलॉज नहीं हो पाता, ठीक है? ट्रैवल नहीं कर पाता, इम्प्लांटेशन का इशू हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इनफर्टिलिटी बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर इफेक्ट कर सकती है, इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू ओबेसिटी। डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज अ वेरी कॉमन थिंग रिलेटेड विद ओबेसिटी, ठीक है? पता है किसी को आइडिया है सोते सोते कभी किसी का सांस रुका? किसी को है ये इशू? कोई डिवाइस यूज करता हो, या किसी को देखा हो आपने डिवाइस यूज करते हुए सोते वक्त? अक्सर लोग जो बहुत ऊंचे खराटे लेते हैं, ओबीज भी होते हैं, उनके अंदर ये इशू आ जाता होता है। जो ओबीज हैं, ठीक है, एंड दे स्नोर अलॉट, एक ऐसी स्टेट आती है जिसके ऊपर नींद टूट जाती है, सांस रुक जाता है। जी, एक डिवाइस होती है सी पैप। नहीं नहीं, इनहेलर नहीं यूज करना। नहीं नहीं नहीं, इनहेलर नहीं यूज करना है इसके लिए। जी, सी पैप डिवाइस होती है, ठीक है? मैं आपको लिख के यहाँ दे देता हूँ, सी पैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है? ये डिवाइसेस आती हैं, यहाँ तो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बाहर के मुल्कों से मिलती हैं। जो लोग आते जाते रहते हैं बाहर से और किसी को इशू है तो वो वहाँ से ले सकते हैं, उसमें फ़िल्टर्स लगते हैं, ठीक है? तो ऐसी यूज़ की जा सकती हैं इसके लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए, ठीक है? जी, मोटापे की वजह से, ठीक है? इट इज़ ओबीज़ के अंदर होगी, पतलों में नहीं यूजुअली होती। ओके, गॉल स्टोन्स, अगर हम पहले कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल कहाँ से गुजर के जाना है, कहाँ स्टोर होना है? तो कंटेंट बाइल का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? काफ़ी हद तक तो निकल जाएगा बाइल के अंदर, मगर काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? पहले पहले वो स्लज बनेगा और उसके बाद गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं। फैटी लिवर इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग, ठीक है? जो भी ओवर BMI 30 आपको आता है, आप उसका स्कैन करें, आप उसको उसकी इमेजिंग करवाएं, आपको 90% ऑफ केसेस के अंदर फैटी लिवर आ जाता है, ठीक है? ऑब्वियसली यू कैन सी विद योर आइज, आप सामने फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, उसका इतना फैट पैट चढ़ा हुआ है, ठीक है? उसके पेट के ऊपर या उसकी एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, ओवरऑल ही लुक्स लाइक अ फैट पर्सन और obese पर्सन, ठीक है? तो ऑब्वियसली अंदर अंदर भी तो यही हाल हुआ होगा ना, ठीक है? ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी तो काफ़ी ढेर सारा फैट इकट्ठा हो गया होगा, एंड दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। फैटी लिवर होना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है? फैटी लिवर होना प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके लिवर ने क्या क्या चीज़ें, कितने कितने बड़े रोल प्ले करने होते हैं, ठीक है ना? काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं आपके लिवर के ऊपर, ठीक है? सो लिवर अगर अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो इट वुड लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, वेरी कॉमन। पेट का प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? अ पर्सन इज अनएबल टू होल्ड द यूरिन, ठीक है? खाना खा के फुल पेट करके आप खड़े हुए से बैठे हो, वो प्रेशर बना है उसका, और वो आपका जो स्फिंक्टर है वो उसका कंट्रोल ही नहीं है, आप कर सकता वो, क्योंकि वो आपने इतना प्रेशर जो प्रोड्यूस कर दिया वहाँ, राइट? सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज वेरी कॉमन, ठीक है? आई मीन अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का फर्क पता है आप लोगों को?
जी जी। अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का फ़र्क पता है आप लोगों को या नहीं पता? फिजियोलॉजी में या कहीं और पढ़ा हो? नहीं पता। ओके जी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज सिटिंग, मैं आपको एग्जांपल दे दे के बताता हूँ, और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक एक एग्जांपल करेंगे बिकॉज अगेन दिस इज नॉट द मेन टॉपिक। हम सिर्फ वो टर्म आएंगे तो उसको बताना जरूरी है, एंड यही मकसद होता है आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डिफरेंट टर्म्स दिखाने का कि उनके बारे में आपको आइडिया हो, उनके बारे में डिटेल, उनका इलाज, ये वो तो आप आगे जाके मेडिसिन सर्जरी में पढ़ोगे। एनीवेज, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस इज बेसिकली अ स्टेट। इफ समबडी, फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा बैठा हुआ है एंड ही कफ्स, और उसकी कफिंग से उसका यूरिन पास हो जाए, पेट को थोड़ा सा स्ट्रेस में लेके आने की वजह से उसका यूरिन पास हो जाए, दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, होता है ऐसे। ठीक है, दो तीन आपने न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, उसके स्फिंक्टर की टोन जो है वो नहीं मेंटेन, उसकी वजह से। ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होती है? फिर प्रोस्टेट एनलार्ज जिनका हुआ होता है मेल्स के अंदर, उनके अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये होता है कि आपको अर्जेंसी आती है यूरिनेशन की, एंड यू आर अनएबल टू रीच द वॉशरूम। मैं बहुत इजी करके आसान वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके जेन में वो रह जाए। प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ोगे तो समझते समझते टाइम लगेगा। ठीक है, मोस्ट ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया था कि आप बाकी जिंदगी में मत भूलो इसको। ठीक है, so urge stands for urgency, but in that case a person is unable to reach the washroom। ठीक है, और रास्ते में ही पास कर लेगा। ठीक है, और स्ट्रेस का मतलब है कि कोई भी ऐसा फिजिकल एक्ट, फॉर एग्जांपल कफिंग, would not be able, that person would not be able to hold the urine। जी जी जी, स्नीजिंग से भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू टर्म्स। वीनस अल्सर्स हो सकते हैं, वेरी कॉमन। अगेन, आपका पूलिंग ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। ठीक है, आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से नीचे पूलिंग होगी, वीनस अल्सर्स, प्रेशर बिल्डिंग होगी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, तो दैट कैन लीड टू वीनस अल्सर्स। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कुछ ओबेसिटी की, फॉर एग्जांपल इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, इफ समबडी इज ओबीज, उसके हाथ में है या नहीं है, फॉर एग्जांपल अगेन लेट्स रिवाइज द फ्यू फैक्टर्स। ज़्यादा खाना पीना, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, या फिर कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, जो उसके अपने बेचारे में हाथ में नहीं है, वो नॉर्मल खाना खाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत होती है, बट अगेन एज कम्पेयर टू द पीयर मेट्स, या जो उसके कुलीग्स हैं, या जो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, जो उसके एज ग्रुप के लोग हैं, उनके मुकाबले में वो मोटे से मोटा होता जा रहा है। ठीक है, वो बीज होता जा रहा है, फैट उसके अंदर बिल्टअप होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली दे वुड बी सम पॉइंट जिसके अंदर उसको इमोशनली ही कैन बी डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी कॉमन, करना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो ज़्यादा लोग होते हैं, जो एक तो नॉर्मल से हेल्दी होते हैं ना, खाते पीते अलग घराने वाले, जो हम कल बात कर रहे थे, ऐसी एज अ जोक बात की थी। ठीक है, एक तो वो वाले हेल्दी होते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, बट कुछ लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं, अगर आपने देखे होंगे। ठीक है, स्कूल्स में जब बचपन से लेके अभी तक आपको जेल में आएंगे कुछ लोग जो शायद थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कई दफ़ा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, और उसी का रिजल्ट क्या होता है? सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट नाम उनके बना दिए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन लीड टू डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, या एनजाइटी ज़्यादा हो सकती है ऐसे ऐसे लोगों के अंदर, और इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर जा सकता है ऐसा कोई। तो अवॉइड अवॉइड कमेंटिंग ऑन पीपल। ठीक है, फॉर फन सेक आई थिंक वो एक एक्टिविटी तो जनरेट हो जाती है, बट आई मीन ट्राई टू अवॉइड इट, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सही है, रादर आप उसके बाद जाके उसे सीरियस होकर बात करें। आप तो बेसिकली पढ़ने लग गए हैं, आप एक आधे लेक्चर में आप पूरा इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लेंगे साथ ही, विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन कौन से ड्रग्स देने हैं। ठीक है, वो बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सो आप उसको बैठ के उसको समझाएं, उसको बताएं। आई थिंक उसको पॉजिटिव वे के अंदर उसको लेके आने की कोशिश करें, रादर देन यू मेक फन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ओके जी। अच्छा, ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस विच कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली।
or they are usually treated with by doing surgical intervention. Cholelithiasis is the second name of gallstones. Thromboembolism, ठीक है, ठीक है, पहले थ्रोम्बस बनता है, फिर एम्बोलस बनता है, वो वहाँ से लॉज हो जाता है और किसी भी जगह के ऊपर जाके आपके वेसल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है. इट कैन अफेक्ट योर लंग्स. वही एम्बोलस होता हुआ सर्कुलेशन के अंदर राइट हार्ट और राइट हार्ट से आपके लंग्स एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. द टर्म पीई इज वेरी कॉमन एंड बड़ी जल्दी डेथ होती है ऐसे पेशेंट की जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जाता है, अनटिल अनलेस के बहुत ही इमीडिएट विसिनिटी के अंदर कोई हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हो और वहाँ जाके आप उसको ट्रीट कर लें, ठीक है. यूरोलिथियासिस, यूरो मीन्स यूरिन, ठीक है. तो यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. लिथियासिस मीन्स स्टोन्स, ठीक है. दीज आर कॉमन विद ओबेसिटी. ऑस्टियोआर्थराइटिस हम पहले बात कर चुके हैं. वेरिकोज वेन्स. Varicose veins is basically abnormal dilatation of the veins. 80% the 90% of the cases lower extremities के ऊपर, weight dependent parts of your body, ठीक है. उनके अंदर एक्सेसिव पुलिंग की वजह से वो परमानेंट अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लूज कर जाती हैं, इलास्टिक रिकॉइल को लूज कर जाती हैं, ठीक है. और वो परमानेंटली आपको स्किन के ऊपर टॉर्शियस वेन नजर आ रही होगी, फूली हुई, ठीक है. उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स. प्रोलॉन्ग सिटिंग जो करते हैं और ओबीज भी होते हैं साथ, उनके अंदर ये कॉमन होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ, टेलर्स के अंदर बड़ी कॉमन होती है वेरिकोज वेन्स, ठीक है, ठीक है. एक जगह पे खड़े रहते हैं या बैठे होते हैं, राइट. तो देयर इज लाइक 8 घंटे काम किया, पुलिंग ऑफ ब्लड हो ही जा रही है वहीं ज़्यादा, ठीक है. और अल्टीमेटली साथ ओबेसिटी भी है, तो इट इंक्रीजेज द रिस्क. जी, वाल्व्स बिकम अनफंक्शनल. वेरी गुड, ठीक है. वाल्व्स की खास कैपेसिटी है, खास प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं. वो उसके अंदर भी वो लूज कर जाएगा. वो ये भी अगेन सर्जरी में जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है. इसकी सर्जरी भी करोगे इनफैक्ट, ठीक है, देखोगे भी और करोगे भी इंशाल्लाह. ओके, इसोफेजाइटिस, सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो सकती है. अगेन गर्ड हमने बात की थी, मगर इसोफेजाइटिस अगर स्वेयर फॉर्म में चला जाए तो फिर वो सर्जिकली ट्रीट किया जाता है. हाइटिस हर्निया इज बेसिकली एब्डोमिनल कंटेंट्स कम इनटू द थोरैक्स. बाहर तो नहीं आएंगे, ठीक है. मतलब एक तो नॉर्मल हर्निया ना, एब्डोमिनल हर्निया, एम्ब्लाइकल हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है, फेमरल हर्निया होता है. आप अप्लाइड एनाटॉमी में उस दिन 3-4 मिनट पहले मैं लॉग इन किया तो मैं आपको कोई अप्लाइड एनाटॉमी शायद कोई डॉक्टर साहब पढ़ा रही थी, ठीक है. तो उसके अंदर फेमरल हर्निया की बात शायद देखी थी मैंने, ठीक है. वो तो आपको बल्ज नजर आता है, ठीक है. हाइटिस हर्निया क्या होता है? बेसिकली आप एक्सरे कराते हो, एब्डोमिनल कंटेंट्स डायफ्राम के थ्रू थोरैक्स के अंदर आ जाते हैं. दिस इज हाइटिस हर्निया, ठीक है. इसकी आगे टाइप्स हैं, अगेन ये सर्जरी के अंदर जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे. और एब्डोमिनल वॉल हर्निया. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर caused due to obesity are treated surgically. Okay ji, moving on to the next point. How would you assess weight of a particular individual? जी, 3 काफ़ी तरीके हैं, बहुत ढेर सारे तरीके हैं, मगर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो काफ़ी आसान भी हैं और आप रोज़मर्रा की बेस के ऊपर इजीली कर भी सकते हो, ठीक है. आपको ये तरीके तो 3 पता होने चाहिए. नंबर 1 इज सिंपली मेजरिंग वेस्ट सर्कमफ्रेंस. आपकी जो नॉर्मल वेस्ट होती है, हर बंदे को अपनी वेस्ट का पता होता है, ठीक है. वेदर इट्स मेल और फीमेल अपने टेलर पे पास जाता है या कुछ शॉपिंग करने जाता है, आपको अपनी वेस्ट का ज़रूर पता होता है, मोर और लेस, ठीक है. एक ख़ास नंबर है वेस्ट का जिसके ऊपर अगर चला जाए तो 100-fold इंक्रीज हो जाता है रिस्क डिफरेंट डिजीजेस का, जो आपने पीछे देखी है. वेस्ट टू हिप रेशो, ठीक है. वेस्ट टू हिप रेशो, जब हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी और हमने पियर शेप्ड ओबेसिटी का एक चार्ट देखा था, डिफरेंसेस देखे थे, उसके अंदर ये टर्म आई थी, ठीक है. इट्स सिंपली डिवाइडिंग द वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप. मेजरमेंट्स लेंगे और उनको आपस में सिंपली डिवीजन करके आप एक रेशो निकाल लेंगे, और वो रेशो अगर 1 से नीचे है या ऊपर है, और 0.9 मेल्स में आई थिंक शुड बी,
होनी चाहिए इससे उस और 0.8 इज इन फीमेल्स. The third most important one is body mass index, BMI. बड़ा ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए. न्यूट्रिशन ओबेसिटी में से जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी ना, हुआ था क्वाशरकर और मरेसमस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के. इधर से ओबेसिटी के से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक तो भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके, शॉर्ट टर्म सिग्नल्स और लॉन्ग टर्म सिग्नल्स, प्रॉब्लली इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. और बॉडी मास इंडेक्स का अक्सर पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनका, कौन कौन सी आपने अपने नॉर्मल वेट के लाया जाएगा या फिर ओवर वेट और ओबीज के लाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मास इंडेक्स. वेस्ट सर्कमफ्रेंस, it is a common measure used to assess abdominal fat content. The presence of excess body fat in the abdomen when out of proportion to the total body fat is considered an independent predictor of risk factors and diseases या ailments associated with obesity. ठीक है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, किसी की भी अगर सिर्फ वेस्ट ज़्यादा है तो आप उस अकेले फैक्टर, वो अकेला फैक्टर ही काफ़ी है. बाकी रिपोर्टें सारा कुछ हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, आपकी अगर वेस्ट ज़्यादा है तो अकेला एक फैक्टर काफ़ी है टू डिटरमिन द फ्यूचर आउटकम. कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स, अपने डिजीज़ के नाम आपने देखे, उनमें से कुछ भी हो सकता है. तो अपनी वेस्ट को नॉर्मल के अंदर लेके आएंगे. ठीक है, वॉट वेस्ट साइज इज रिस्की फॉर मेन एंड वुमेन. मेन के अंदर अगर 40 इंच से ज़्यादा हो तो कंफर्म प्रॉब्लम हो. ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको दोनों याद होने चाहिए. 40 इंचेस इज इजी टू रिमेंबर, हम यूजुअली इंचेस के अंदर ही यहाँ सिलसिला चलता है. ठीक है, रोज़मर्रा में 40 इंचेस इज अपर लिमिट फॉर मेन. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 39 वाला सेफ है. ठीक है, आपको अपनी बॉडी, अपनी हाइट के मुताबिक आपको अपना वेट भी चेक करना होता है. ठीक है, सो अगर तो 6.5 फुट का कोई इंसान है, ठीक है, उसकी शायद 38-40 वेस्ट उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, राइट. सही है, और ये सारे फिगर्स आते हैं वेस्ट से. वहाँ हाइट बहुत ऊंची लंबी चौड़े होते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ी दरमियानी हाइट के लोग ज़्यादा होते हैं. ठीक है, मिक्सचर है. ठीक है, मिक्सचर होता है, मगर दरमियानी हाइट के लोग ज़्यादा होते हैं और शॉर्ट हाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो रादर, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने जो बुक में लिखा है उसी को फॉलो करना है, मगर रियल ग्राउंड जब आप प्रैक्टिस फ्यूचर में करोगे उस टाइम के ऊपर आपको ये आई थिंक शुड बी कट ऑफ. आई थिंक 36 के ऊपर लाना पड़ेगा आपको शायद इसको. ठीक है, उसका उसके उसके हाइट को देखते हुए, राइट. वुमेन के अंदर अगर बात करें तो 35 इंचेस इज द अपर लिमिट. इसके बाद अगर किसी की 36 वेस्ट है फॉर एग्जांपल इन फीमेल, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. अगेन, फिर अगेन, these are the ranges या these are the numbers quoted by the western world. उनके टेक्स्ट से उठाते हैं हम क्योंकि हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ हाइट नॉर्मल होती है, एवरेज होती है. ठीक है, उतनी टॉल लोग नहीं होते हैं यहाँ, मेल मैन में भी वुमेन में भी. इस वजह से आई थिंक अगर आप रियल ग्राउंड्स पे देखोगे तो शायद 35 से नीचे लाना पड़ेगा आपको. ठीक है जी, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको यही याद करना है. इज इट क्लियर? ठीक है, मेरी दूसरी बात को सिर्फ सुन के ना आंसर कर देना. ठीक है, आपको इसको आंसर करना है. अगर इफ यू आस्क अ क्वेश्चन related to what waist size is risky, you have to mention these numbers. Is it clear to all of you? जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो यू हैव टू कोड दीज नंबर्स. ठीक है, हाँ जी, वो आइडियल वाला जो होता है, वैसे तो मेन के अंदर कहते हैं 32 होनी चाहिए वेस्ट, राइट. फीमेल्स में शायद इससे भी कम होती होगी. सही है, मगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं. रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स रिजल्टिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, जो हमने पीछे बात की है. ठीक है जी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेस्ट टू हिप रेशो.
अगर हम वेस्ट टू हिप रेशो की बात करें तो बेसिकली क्या इट्स वेरी सिंपल, कैन बी कैलकुलेटेड वेरी बाय सिंपल फार्मूला, दैट इज इट्स नॉट एज सच अ फार्मूला, इट्स अ सिंपल डिवीजन। वेस्ट मेजर करें और जो वेस्ट आती है उसको डिवाइड कर दें हिप साइज के ऊपर। अगर आपके पास रिजल्ट आता है एक या एक से ज्यादा तो फिर रिस्की रेशोज कहलाती हैं, ठीक है। उनके कॉन्सिक्वेंसेज स्वेयर हो सकते हैं, एलिमेंट्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। जनरली एक का फिगर याद रखेंगे, अगर आपसे स्पेसिफिकली एमसीक्यू में पूछा जाए मेल्स और फीमेल्स का रेफरेंस देके तो आपको बताना चाहिए कि वेस्ट टू हिप रेशो मेन के अंदर 0.9 और लेस इज कंसिडर्ड सेफ, वुमेन के अंदर 0.8 और लेस इज कंसिडर्ड सेफ, ठीक है। मतलब दोनों सूरतों के अंदर आपने एक से नीचे नीचे का नंबर जेन में रखना है, ठीक है। इट्स इजी टू रिमेंबर, वन इज इजी टू रिमेंबर, वेस्ट टू हिप रेशो 1 से नीचे नीचे होनी चाहिए, मेन के अंदर 0.9 और लेस, वुमेन के अंदर 0.8 और लेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये एमसीक्यूज हैं आपके, 4-5 दो स्लाइडों में हमने 4-5 एमसीक्यू कर लिए हैं, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से एक दफ़ा जेन में बिठा लेते हो तो आई थिंक इसको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आपके सुकून से एमसीक्यू सॉलिड नंबर आपके पास आएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर जी? कोई रह तो नहीं गया? ओके ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट बीएमआई। बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अगर कंप्लीट नाम पूछा जाए आपसे कि बीएमआई स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपने बताना है बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। होता क्या है? इट्स बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड हाइट, ठीक है। इसके जो दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। बीएमआई is equal to weight in pounds divided by height in inches, again divided by height in inches, multiplied by 703. So is it easy? I mean, can you do it without a calculator? Obviously no, you cannot, but this is the main formula जो कि अक्सर आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाउ वुड यू मेजर द बीएमआई ऑफ एनी इंडिविजुअल, आप उसमें लिखेंगे देयर आर टू फॉर्मूलाज, ठीक है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बाय यूजिंग टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। उसमें आपको ये मेंशन आपको लिखना आना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, 703 का पहाड़ा तो किसी को नहीं याद होना, इसका टेबल किसी को नहीं याद होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड अंटिल अनलेस के बहुत कोई ब्रेनी बच्चा हो जिसका आईक्यू कोई आइंस्टाइन जितना हो, ठीक है। अदरवाइज 703 का पहाड़ा किसी को नहीं याद होना, 2-3 दफ़ा तो जाएंगे, आगे नहीं जा सकते, माइनर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। सो एंड एग्जामिनेशन के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है ना, सही है। तो ये भी एक फैक्टर है। सो आपको याद कर लेना है इसको कि वेट इन पाउंड्स, जितना भी पाउंड्स में वेट आएगा उसको डिवाइड करना है आपने हाइट इन इंचेस, ठीक है। जिसका वो होता है ना 175 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको आप डिवाइड करते हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं इंचेस के अंदर, तो इंचेस कितने बनेंगे, 1 फुट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी हाइट होगी, फॉर एग्जांपल किसी की 6 फीट हाइट है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको 72 इंचेस बनते हैं, ठीक है। और जितना वेट पाउंड्स में आएगा उसको डिवाइड करेंगे 72 से, फिर 72 से और मल्टीप्लाई करेंगे 703 से, तो बीएमआई निकलेगी। एक और बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जो रूटीन बेसिस के ऊपर यूज़ किया जाता है और जो आसान होता है बेसिकली कैलकुलेट करना, वो जो कि आप पेन पेपर करके भी कर सकते हो इजीली, दैट इज किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर या हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट है, यूनिट्स डिफरेंट है, दोनों फार्मूलाज के यूनिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। पाउंड्स के अंदर वेट है, इंचेस के अंदर हाइट है, यहाँ किलोग्राम के अंदर वेट है और मीटर स्क्वायर के अंदर हाइट है, सही है। 2 दफ़ा हाइट से डिवाइड करना है जी। मैं आपको एक मिनट, मुझे पता था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और अक्सर लोग हो जाते हैं, एग्जाम्पल बनाई दिखाई हुई है इसके अंदर, ठीक है। अ पर्सन वेइंग 210 pounds and 6 feet tall would have a BMI is equal to 210 pounds
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता लग गया, आपको जो मशीन पे रीडिंग आती है उस पर पाउंड भी वो शो कर रही होती है और वो किलोग्राम्स के अंदर भी शो कर रही होती है. You will divide it not by 6 feet, you will convert this 6 feet into inches, divide multiply कर दें 12 के साथ, 72 आ गया. सो 210 को डिवाइड करेंगे 72 से, जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 72 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 703 के साथ. तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट वुड बी 28.5. इज इट अ नॉर्मल BMI? जी, एनी आइडिया, एनी गेसेस? Is it a normal BMI? Very good. Obese or overweight? Overweight. Now, this one is a more appropriate answer. ठीक है, मैं सिर्फ शुरू में बेसिकली माय पॉइंट ऑफ आस्किंग मकसद था कि आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो नॉर्मल और एबनॉर्मल के अंदर के नहीं. ठीक है, उसने ओबीज लिखा, इस वजह से मैंने उसको भी कह दिया. ठीक है, टू बी एक्यूरेट इट्स ओवरवेट. ठीक है, 19 से लेके 24.9 तक सही है, दैट इज नॉर्मल. 25 से लेके 29.9 तक ओवरवेट. 30 से ऑनवर्ड्स ओबीज और उसके ऊपर आगे कैटेगरीज हैं, 40 तक जाती हैं. ठीक है, माइल्ड ओबीज है, मॉडरेट ओबीज है, सिवियर ओबीज है. राइट जी जी, मोर देन 30 ओबीज. तो BMI जब निकालेंगे किसी की, आपको ये क्लासिफिकेशन का पता होगा कि नॉर्मल है या नहीं, तो तभी फायदा ना. निकालनी आ गई और आपको पता नहीं है यार ये नॉर्मल है कि नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है. ठीक है, और आपको रिस्क फैक्टर्स भी पता लग जाते हैं BMI कैलकुलेट करने से. फॉर एग्जांपल अगर ये ओवरवेट कैटेगरी में है तो उसका मतलब यार ये अभी इसके एक तो रिडक्शन बड़ी आसान है, इसको 25 तक लाना बड़ा आसान है, बस सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज, कोई ड्रग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, और बड़े क्विक टाइम के अंदर आ सकता है. किसी की BMI 35 पे पहुंची हुई है, 40 पे पहुंची हुई है, अंडरस्टूड है, उसके नंबर तो बहुत बढ़ गया सेल. ठीक है, उसकी हाइपरप्लास्टिसिटी हो चुकी हुई है. ठीक है, मार्क्ड ओबेसिटी है. एक तो उसको टाइम लगेगा 6 महीने का या साल का कम करते करते, फिर आपने उसको ये भी बताना है कि तुमने इसको मेंटेन भी करना है, वरना ये वापस आ जाएगा. राइट, सो वो जो पहले हमने बात की थी. ठीक है, हाइपरप्लास्टिक चेंज और हाइपरट्रोफिक चेंज की, सो उसको कोरिलेट करेंगे यहाँ. जी, हेल्दी BMI ऑफ फॉर एडल्ट्स इज बिटवीन 18.5 या 19 से आप कह लो शुरू करके 24.9 तक. A high BMI is predictive of death from cardiovascular disease, diabetes, cancer, high blood pressure, osteoarthritis, common consequences of being overweight and obese in adults. Or obesity itself is a strong risk factor for premature death. मतलब टाइम से पहले मर जाना, राइट? ओके, BMI कट पॉइंट्स, ये आखिरी स्लाइड है, इसको एक दफ़ा देख लें, उसके बाद फिर विल मूव ऑन. हाँ, आगे BMI चार्ट है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये 2-3 फिगर्स आएंगी एंड देन विल मूव ऑन टू द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन ओबेसिटी. ओके जी, BMI कट पॉइंट सारों को याद होने चाहिए, मुंह ज़बानी याद होने चाहिए. अंडरवेट कौन सा इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका BMI 18.5 से नीचे आ जाए? हैव यू हर्ड अबाउट टू टर्म्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा? जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा का की टर्म सुनी होगी आपने. जी, क्या होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा? अ फियर इन माइंड टू गेन वेट. जी, बेसिक डेफिनेशन एनोरेक्सिया नर्वोसा की, अ फियर ऑफ माइंड टू गेन वेट. उसके लिए डिफरेंट हर्बे इस्तेमाल करते हैं लोग, ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है. ज़्यादा खाना खा लिया, पर्जिंग करने की कोशिश करेंगे, वॉमिट आउट करने की कोशिश करेंगे, लैक्सेटिव का यूज़ करेंगे. ठीक है, जो कुछ खाया है इस माइंड के साथ कि यार वो अंदर ना जाए बॉडी के, बस जल्दी से उसको पास ऑन कराना है. इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर बेसिकली. साइकेट्री के 2 स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है. ठीक है, ठीक है. अगर आपको BMI 18.5 से नीचे मिल जाए सिनेरियो के अंदर, तो आंखें बंद करके आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा को क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट आएगी. मैं इस वजह से बता रहा हूँ यहाँ फॉर योर लाइफ टाइम. ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप इसको अभी से जेन में डाल लो. आंखें बंद करके अंडरवेट जो होता है, आपने दोनों के बहुत मिलते जुलते साइन सिम्टम्स होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के और बुलिमिया नर्वोसा के.
ठीक है। अगर अंडर वेट आ गया है, लेस देन 18.5 मेंशन हुआ हुआ है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, और अगर नॉर्मल वेट है या अबव नॉर्मल वेट है तो फिर बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, ओके जी। नॉर्मल की बात करें 18.5 से लेके 24.9, ओवर वेट की बात करें तो 25 से लेके 29.9, और ओबीज की बात करें तो BMI ऑफ 30 और मोर। ठीक है, और 30 से लेके फिर आगे 40 तक आप फर्दर 3 डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, फर्दर 3 वे क्लासिफिकेशन करते हो। ठीक है, 3-3, 4-4 के मार्जिन से, और आप माइल्ड ओबेसिटी, और फिर मॉडरेट ओबेसिटी, और फिर सवेयर ओबेसिटी जो कि 40 को भी को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल डाइट कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। सो टाइम इज ओवर। ठीक है, इसको जाके पढ़ लेना आप। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू ऑन मंडे फ्रॉम हेयर ऑन, एंड विल बी डन विद ओबेसिटी ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।